आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बंगाल का अधिग्रहण कैसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण कैसे किया जाता है। 18वीं शताब्दी की बात है जब बंगाल सिर्फ एक सूबा हुआ करता था, मगध मुगलिया सल्तनत के अधीन एक सूबा हुआ करता था। 18वीं शताब्दी में बंगाल, उस समय जो बंगाल का शासक होता था तो बंगाल के शासक बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन स्टेट में रूल करता था, मतलब शासन करता था। और हमें पता है कि 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना कर दी। बंगाल के अंदर कलकत्ता की स्थापना की जॉब चार्नक ने 1690 में। जैसे ही कलकत्ता की स्थापना हुई तो इनकी राजनीतिक और जो व्यापारिक व्यापारिक तो महत्वाकांक्षा पहले से थी ही, लेकिन इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा हो गई। अब ये राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करने, क्योंकि उस समय बंगाल जो है, बंगाल में जो कच्चा माल होता था, ब्रिटेन में, यूरोप में 1760 के आसपास, 1760 के पहले ही इनफैक्ट औद्योगिक क्रांतियां शुरू हो चुकी थी और औद्योगिक क्रांतियों के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। और जो कच्चे माल थे उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन उनके पास था कच्चे कच्चे माल के लिए बंगाल। बंगाल में चूंकि सोरा होता था, बंगाल में क्या-क्या कच्चे माल हो जाता था, सोरा हो जाता था, चावल भी हो जाता था बंगाल में सबसे ज़्यादा। और क्योंकि मिलें थी ज़्यादा, और काली मिर्च भी होता था, रेशम, सूती कपड़ा आदि जो कच्चे माल इनके, क्योंकि जूट तो सबको पता है कि जूट बंगाल के लिए कितना प्रसिद्ध था। ये गंगा का मैदानी क्षेत्र था, तो जूट के लिए ये बड़ा प्रसिद्ध था। तो इन सब चीज़ों के लिए, कच्चे माल के लिए सबसे व्यवस्थित था बंगाल। बंगाल को उस समय स्वर्ग का हद कहते थे अंग्रेज। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि बंगाल में सबसे ज़्यादा कच्चे माल की उपस्थिति है, तो उनका सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप बंगाल की तरफ बढ़ गया। लेकिन अब बंगाल तो उस समय एक सूबा होता था मुगलिया सल्तनत के अधीन। जो मुगल सल्तनत के बादशाह थे, वो क्या काम किए कि 1701 ईस्वी में, 1701 ईस्वी में मुगल बादशाह ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा। सूबेदार, उस समय सूबेदार कहते थे, उसके बाद धीरे धीरे उसे गवर्नर भी कहने लगे। तो सूबेदार और गवर्नर दोनों सेम पोस्ट है। तो मुर्शीद कुली खां को सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा मुगल सल्तनत ने 1701 ईस्वी में। और जब मुर्शीद कुली खां आया, उस समय बंगाल की राजधानी थी ढाका। इन्होंने सबसे पहले बंगाल की राजधानी परिवर्तित किया कहाँ? मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद कर दिया। अब मुर्शीद कुली खां, अब दिक्कत ये हो गई कि उस समय मुगल सल्तनत के बादशाह थे औरंगजेब। औरंगजेब की हो गई मृत्यु 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, वैसे ही मुगल सल्तनत बिखरने लगी। मुगल सल्तनत के जो दूर दराज के स्टेट थे, जैसे बंगाल हुआ, और बंगाल उस समय रूल किसके अधीन था? मुर्शीद कुली खां के। अवध हुआ, हैदराबाद हुआ, ऐसे ऐसे स्टेट अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। कुछ ने घोषणा कर दी स्वतंत्रता की, कुछ ने अपने मन में वो इच्छाएं दबाए रखी कि वक्त आते ही हम इसको जाहिर करेंगे। तो इन सब के बीच ये ऐसी भावना मुर्शीद कुली खां के भी अंदर आया। उसने भी क्या काम किया कि बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। स्वतंत्र राज्य जैसे ही घोषित किया, वैसे ही हुआ। बंगाल का पहला, बंगाल जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र राज्य, बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन हुआ? मुर्शीद कुली खां। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शीद कुली खां। ये क्वेश्चन बना। मुर्शीद कुली खां का 1701 से 1727 ईस्वी तक वो शासन किया। इसने बनाया किसको? अपने दामाद सुजाउद्दीन को राजा बनाया 1727 से लेकर के 1740 के लिए। अब सुजाउद्दीन ये भी बहुत योग्य था। इसने अपने बेटे सरफराज खां को बनाया 1 वर्ष के लिए। अब 1 वर्ष का क्यों? उसी समय
अलीवर्दी खां आ गया। अलीवर्दी खां ने तख्ता पलट कर दिया। 1740 से 1756 के बीच इसने रूल किया। और ये बहुत ही अलीवर्दी खां बहुत ही दूरदर्शी था। अलीवर्दी खां के बारे में कहा जाता था कि ये अंग्रेजों को भी, मतलब अंग्रेजों के बारे में भविष्यवाणी कर देता था। अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी बना वो सिराजुद्दीन बना। इसने सिराजुद्दीन को कहा था कि अंग्रेज के बारे में कहा था कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो हमें शहद देंगे, और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वो हमें काट कर खा डालेंगे। इन्होंने सलाह दी थी सिराजुद्दीन को, और एक और सलाह दी थी कि इस समय तो धरती पर लगी आग बुझाना भी कठिन है। यदि समुद्र से भी आग की लपटें निकलने लगी तो उन्हें कौन शांत करेगा। कहने का मतलब है कि ये सिराजुद्दीन को पहले से आगाह कर रहा था कि धरती पर इस समय तो अंग्रेज हैं, और उन्हें यहीं से भगाना बड़ा कठिन है। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों के पास नौसेनाएं बहुत ही समृद्ध थी, बहुत ही अच्छी नौसेना हुआ करती थी, तो अलीवर्दी खां अगर उन नौसेना से भी आक्रमण कर दिए तो फिर उन्हें भगाना बहुत ही कठिन हो जाएगा, कठिन नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा। इन सब के बीच अलीवर्दी खां, अब ये क्या हुआ कि उस समय मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, इन तीनों ने मिलकर के बंगाल को इतना समृद्ध कर दिया कि अंग्रेजों का यहाँ से, मतलब समझ लो कि अंग्रेजों का दिल लग गया बंगाल में। और अलीवर्दी खां, अब सिराजुद्दीन के साथ समस्या ये थी कि सिराजुद्दीन था, अलीवर्दी खां की थी 3 बेटियां। तीनों बेटियों में सबसे छोटी बेटा का जो पुत्र था वो सिराजुद्दीन था, जिसे इसने नवाब घोषित कर दिया था अपने जीते जीते जी। लेकिन अलीवर्दी खां की मृत्यु के उपरांत ही जो और बेटियां थी, मतलब सबसे छोटी बेटी का पुत्र तो यही था, उसके अलावा एक इसके मौसेरा भाई था शौकत अली, और एक उनकी मौसी थी घसीटी बेगम। इन दोनों ने विरोध कर दिया। और कुछ दीवान थे, जैसे राय दुर्लभ एक दीवान था, ये भी, और कुछ व्यापारी भी थे जो सिराजुद्दीन को नहीं चाहते थे कि ये नवाब बने। लेकिन ये नवाब बना। और शौकत अली उस समय पूर्णिया, पूर्णिया एक बिहार का स्टेट है, तो बिहार के स्टेट में आप थोड़ा सा मैप में जाइए, क्योंकि मैप से आप थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे कि उस समय हो क्या रहा था। ये था बंगाल, पूरा ये ढाका है, मतलब वेस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश, इस समय का बांग्लादेश, उस समय पूरा बंगाल था। ये उड़ीसा और कुछ ये छत्तीसगढ़ का पार्ट, ये पश्चिम बंगाल और ये बिहार, ये तीनों स्टेट होकर के बंगाल कहलाते थे। तो बंगाल में यहाँ है कोलकाता, ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे नीचे है कोलकाता, उसके ऊपर है मुर्शिदाबाद, और इधर है ढाका, और मुर्शिदाबाद ये है बिहार। बिहार का मुंगेर वाला क्षेत्र यहाँ है। यहाँ है पूर्णिया, पूर्णिया का पार्ट है। अब यहाँ का जो दीवान था, सूबेदार था, सॉरी सूबेदार जो था वो था शौकत अली। शौकत अली ने यहाँ विद्रोह किया, और यहाँ मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दीन शासन कर रहा था, नवाब था। इसने सोचा कि इसने मूड बनाया, मतलब इसने कहा कि हम कूच करते हैं कहाँ, पूर्णिया की तरफ, और सबक सिखाते हैं किसको, शौकत अली को। शौकत अली को जैसे, लेकिन अब अंग्रेजों के साथ भी इनके तनाव चरम पर थे। अब इनको समझाया, सिराजुद्दीन यहाँ पर चालाकी कर गया। जैसे ही ये थोड़ी दूर गया तो इसे समझ में आया कि जैसे ही हम छोड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेज बहुत खतरनाक थे, वो सब जानते थे। अंग्रेजों अंग्रेजों की एक चालनीति पहले ही हो चुकी है डुप्ले के साथ में। डुप्ले फ्रांसीसी जो गवर्नर था, डुप्ले जब छोड़ा था मद्रास में, मद्रास को छोड़े जैसे चांद साहब और डुप्ले मद्रास से बाहर निकले, वैसे अंग्रेज ने इसे घेर लिया था। इसे आरकूट का घेरा कहते थे, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। अब घेर लिए, और डुप्ले और चांद साहब को वापस आने ही नहीं दिए। मतलब कोई आपका घर है, आप जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, कोई आकर के आपके घर पर कब्जा कर लेता है। अब आप वापस आकर के देखते हैं तो आपको घर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ अंग्रेज अंग्रेज किए थे डुप्ले के साथ में, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। तो उसको बाहर जाना पड़ा, और उसके बाद संधि कर पौंडीचेरी की संधि हुई। पौंडीचेरी के संधि के द्वारा डुप्ले को फिर फ्रांसीसी में, वो बातें पहले हो चुकी हैं। लेकिन
जैसे ही अब सिराजुद्दीन फिर तुरंत वापस आ गया, कहा नहीं, अगर हम मुर्शिदाबाद से जैसे ही बाहर जाएंगे तो अंग्रेज कुछ ना कुछ और बवाल कर देंगे, इसलिए ये बाहर गया नहीं। अंग्रेजों की चाल को वो समझ रहा था। अब इसने बाद में शौकत अली को सेना के माध्यम से इसको अ, इस विद्रोह को दबाया। सिराजुद्दीन पूर्णिया में इनके विद्रोह को खत्म करता है शौकत अली को। यहाँ का विद्रोह खत्म हुआ, लेकिन ये अभी भी इनके राज दरबार में बरकरार हैं। अब अंग्रेजों से तनाव बढ़ने लगा। अंग्रेजों से तनाव का कारण क्या था? अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। दस्तक का दुरुपयोग, ये दस्तक वही है जो फर्रुखसियार 1717 में जारी किया था। एक विशेषाधिकार था अंग्रेजों के लिए, और कहा गया था कि बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेज एक विशेषाधिकार के द्वारा, मतलब 30,000 मासिक राशि फर्रुखसियार को उस समय वो देते थे, और उस विशेषाधिकार के द्वारा पूरे बंगाल में वो क्या करते थे, पूरे बंगाल में व्यापार करते थे। लेकिन इसमें, इस दस्तक में, एक इस फरमान में एक और बात लिखी गई थी जो थी हस्ताक्षर वाली बात, मतलब साइन। साइन अगर ये किसी को कर देते थे तो उसका भी व्यापार फ्री हो जाता था। तो अब ये दस्तक जो था सिर्फ कंपनी के लिए था। तो जो अंग्रेज कर्मचारी थे वो अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए भी दस्तक का प्रयोग करने लगे, और अपने दस्तक को वो जो हिंदुस्तानी व्यापार थे उन्हें उच्च शुल्क लेकर के उन्हें भी वो बांट देते थे। जिससे क्या हुआ कि जो नवाब है सिराजुद्दौला के जो राजस्व है उसका बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। तो दस्तक का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग कारण बना अंग्रेजों से सिराजुद्दौला के बीच जो मनमुटाव था उसको बढ़ने में। अब अंग्रेज बिना अनुमति के, मतलब बिना किसी की अनुमति के, किसी के क्या, सिराजुद्दौला के, उस समय नवाब था सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला के नवाब के बिना अनुमति के उसने किलाबंदी शुरू कर दी, किसमें, कलकत्ता में। अब यार ये अंग्रेज किलेबंदी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे उस समय। और अंग्रेज क्या काम, दूसरा क्या काम किए उन्होंने, जो विरोधी थे, मतलब शौकत अली और उनकी जो मौसी थी और उनके जो दीवान राय दुर्लभ साहब थे, इन सब का समर्थन अंग्रेज करने लगे। इन सबको देख करके अंग्रेज सिराजुद्दौला को आ गया गुस्सा। 1756 में ही गुस्सा आ गया। इसने क्या किया, कोलकाता की तरफ कूच कर दिया। वो कोलकाता आया तो जो अंग्रेज थे वो भाग खड़े हुए, और ये जा करके फुल्टा द्वीप, ये एक हुगली नदी के नीचे का भाग है। हुगली नदी के नीचे के भाग में एक ज्वारीय द्वीप था जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वार आता था, वहाँ जा करके अंग्रेज शरण लिए। सिराजुद्दौला के डर से इसने पूरा कोलकाता को घेर लिया था। अब कोलकाता पर इसने कब्जा करके कोलकाता का नाम अलीनगर कर दिया, और अलीनगर का प्रतिनिधि बनाया मणिकचंद को। अब मणिकचंद को प्रतिनिधि बनाकर अलीनगर से ये चला गया फिर वापस मुर्शिदाबाद, सिराजुद्दौला। अब जैसे ही, अब कहा जाता है ये, या कहीं कहीं ये विवादित घटना है कि कलकत्ता का जब घेराव किया था तो इसने यहाँ के किले का भी घेराव किया, और इस किले में एक ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई, मतलब काल कोठरी की दुर्घटना हुई 20 जून 1756 में। और ये काल कोठरी की घटना क्या थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काल कोठरी में कहा जाता है कि ये कोठरी थी जिसकी लंबाई थी 18 फीट, 18 फीट लंबी थी, और जो चौड़ी थी 14 फीट की। 14 फीट में इसमें 146, 146 अंग्रेजों को भर दिया गया, जिसमें से मात्र 23 जिंदा रहे और 123 मर गए। अब एक कोठरी में 146 लोगों को भर दिया गया, वो भी जून के महीने में। 20 जून 1756 को यह घटना कही जाती है। और जून में गर्मी का कितना, और ये गर्मी से लोग मारे गए 123 लोग, अगर ये बात सच है तो। अब इसमें जो 23 लोग जिंदा बचे उसमें एक हालवेल नामक अंग्रेज बच गया था। ये ससुरा मरा नहीं। अब ये क्या काम किया कि ये बाद में जाकर के इस घटना का जिक्र इसने इतिहास के किताब में कर दिया। अब इस समय, अब ये बात जब पता चली कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज कहाँ, फुल्टा द्वीप पर शरण ले लिए, कोलकाता छोड़ करके, सिराजुद्दौला के डर से। अब ये बात मद्रास में उस समय रूल कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव एक शक्तिशाली नौसेना का संचालक था। अब ये एक शक्तिशाली नौसेना के साथ उसने कलकत्ता आया। रॉबर्ट क्लाइव, इसे कहा जाता है कि वास्तविक शासन जो नींव डाली, वास्तविक मतलब सत्ता का अंग्रेजों का, वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जब कलकत्ता आया, उसने सबसे पहले शरणार्थियों को छुड़वाया,
और मणिचंद को बहुत सारा घूस दिया और उसने फिर कलकत्ता को कब्जा में ले लिया। अब कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव मतलब अंग्रेजों के कब्जे में फिर से आ चुकी थी। इसने सिराजुद्दौला को बाध्य किया। अब रॉबर्ट क्लाइव तो चालाक था, और पहले से भी उनके विरोधियों से उसका संपर्क था, तो सिराजुद्दौला को इसने बाध्य कर लिया अलीनगर की संधि के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1956, मतलब प्लासी के युद्ध से ठीक पहले। अब अलीनगर की संधि में इसने क्या बाध्य किया? इसने बाध्य किया कि दस्तक जो है उसको पूरी तरीके से लागू की जाए, और जो किलेबंदी हम कर रहे थे कोलकाता की, उसको हम किलेबंदी को जारी रखेंगे, ऐसा अनुमति सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि में दी। और सिक्के ढालने का ये भी काम बखूबी अंग्रेज करते थे, जहां जाते थे वो अपनी ही सिक्के चलाते थे, तो सिक्के डालने की अनुमति मिल गई। और क्षतिपूर्ति, अब क्योंकि इन्होंने कोलकाता को बनाया था, बसाया था, जॉर्ज चारनैक कोलकाता को बसाया कितने था? 1690 में जॉर्ज चारनैक ने बसाया था, तो इसने क्षति क्षतिपूर्ति भी ली सिराजुद्दौला से, अलीनगर की संधि से। अब क्लाइव ने क्या काम किया? क्लाइव को लगा कि अब हम मजबूत स्थिति में आ गए हैं, तो कोलकाता के पास एक चंद्रनगर था। चंद्रनगर क्या था? फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी। याद रखिएगा कि कोलकाता के पास चंद्रनगर फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी। इसने फिर बंगाल को फ्रांसीसियों से आज़ाद कर दिया, आज़ाद करा दिया, वहाँ से फ्रांसीसियों को भगा दिया। अभी भी फ्रांसीसी का युद्ध चल रहा है, सप्त युद्ध चल रहा था उस समय 1756 के आसपास। अभी अगर फ्रांसीसी पूर्तियाँ भागे नहीं हैं, डच पूर्तियाँ भागी नहीं है, मतलब जो यूरोपीय अभी जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी हैं, लेकिन ये बंगाल में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थे। अंग्रेज अभी भी असंतुष्ट थे, और इसी असंतुष्टि के कारण जो हॉवेल था, याद करिए कि जो 123 लोगों में हालवेल जिंदा बच गया था, इसने जब इतिहास में जा बाहर आया और इसने इतिहास का जिक्र किया, जब ब्लैक होल की घटना के बारे में, जब ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में जब पता चला कि अंग्रेजों को, तो अंग्रेज भाई वैसे भी असंतुष्ट थे, उन्हें खुशी तो थी नहीं अलीनगर की संधि से, और वो सिराजुद्दौला से पहले से खफा थे। तो उन्हें एक मैटर चाहिए था, मतलब एक उन्हें इशू चाहिए था जिसके बिहाफ पे वो सिराजुद्दौला से युद्ध कर सकते। अब उस समय तो द्वंद्व का युद्ध तो चल नहीं रहा था कि मतलब ललकारते कि भाई आओ हम तुमसे युद्ध करते थे, उसके लिए एक रीजन होना चाहिए। तो अब रीजन मिला, ब्लैक होल की घटना जो हुई थी। ब्लैक होल की घटना के आधार बनाकर इन्होंने प्लासी का एक युद्ध का ऐलान कर दिया, 23 जून 1757। और एक ये ऐसा युद्ध था जिसमें कहा जाता था कि इसके निर्णय के बारे में, इसका जो परिणाम होगा वो अंग्रेजों को पहले से पता था। और पहले से पता क्या था? ये युद्ध, पहले तो ये देखिए कि प्लासी का युद्ध हुआ कहाँ? प्लासी का युद्ध हुआ है भगीरथी नदी के किनारे। इस समय का नादिया एक जिला है वेस्ट बंगाल में, तो भगीरथी के किनारे हुआ वेस्ट बंगाल में। उस सिराजुद्दौला और कंपनी कंपनी की तरफ से कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव। इनके दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। अब मजे की बात क्या है देखिए कि सिराजुद्दौला की सेना 50,000 है और रॉबर्ट क्लाइव की सेना में सिर्फ 3200 लोग। अब सोचिए कि 50,000 और 3200 लोगों का आमना सामना कैसा होगा, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को इसका परिणाम पता है कि हम ही जीत रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इसने जो विरोधी थे, विरोधी कौन थे? मीर जाफर इनका सेनापति, सिराजुद्दौला का मीर जाफर सेनापति था। इसको अपने में मिला लिया, इसको इतना बड़ा लालच दिया कि इसको कहा कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। इस खुशी में ये मिल गया। और राय दुर्लभ दीवान थे वो भी मिल गए, और जो मेन यही दोनों थे, बाकी और जो विरोधी लोग थे इनके दरबार में वो लोग भी मिल गए। अब युद्ध तो शुरू हुआ, लेकिन बीच युद्ध में मीर जाफर ने सलाह दिया, गलत सलाह दिया कि एक दिन का युद्ध विराम कर दिया जाए। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला की सेनाओं को 3 भागों में बांटा। एक सेना का नेतृत्व दिया राय बहादुर को, दूसरी सेना का नेतृत्व खुद किया मीर जाफर ने खुद किया, और तीसरी सेना का नेतृत्व सिराजुद्दौला कर रहा था। अब जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ, कुछ समय के बाद राय बहादुर की जो सेना थी वो भी रुक गई, और मीर जाफर की जो सेना थी वो भी रुक गई। ये दोनों युद्ध करने से मना कर दी। अब अकेले युद्ध तो शुरू हो चुका है, सिराजुद्दौला बीच मैदान में है, अब भाग तो सकता नहीं। सिराजुद्दौला के पास दो योद्धा थे, मीर मदान और मोहनलाल।
ये दोनों बेचारे ही जैसे युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, सिराजुद्दौला को लगा कि अब हम बचेंगे नहीं, और ये मुर्शिदाबाद की तरफ भाग गया। अब किसी-किसी बुक में मुर्शिदाबाद दिया जाता है, किसी-किसी बुक में कहा जाता है कि मुर्शिदाबाद के बाद ये पटना भागा, और पटना में जाकर के मीरन ने इसकी हत्या कर दी। ये मीरन वही है, मीर जाफर का लड़का, मीर जाफर का बेटा है मीरन। और इसने कहीं कहीं मुर्शिदाबाद में हत्या किया है, और किसी किसी बुक में पटना में हत्या किया है। तो मीर जाफर मेन मुद्दा यह है कि मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अब अंग्रेज क्या है कि प्लासी का युद्ध जीत चुके हैं। अब वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए, और ये बात है 1757 की। अब अंग्रेज का हौसला बहुत ज्यादा बुलंद हो गया, और 1757 में युद्ध जीतने पर अंग्रेजों ने कहा कि अब सबको निपटा देते हैं। 1759 में बेदरा में डच का युद्ध हुआ, डचों को खत्म किया इन्होंने। और वांडीबाज का युद्ध 1760 में इन्होंने फ्रांसीसी का खात्मा किया। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला? जैसे ही इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता, तो इसके बारे में उन्होंने जब विचार विमर्श किया, तो वो इस निष्कर्ष में पहुंचे कि दिल्ली तो चुप है, और हमने एक नया नवाब बना दिया बंगाल में। और उस समय मुगल सल्तनत के राजा थे आलमगीर, और आलमगीर चुप है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। इससे अंग्रेजों के हौसले बहुत बुलंद हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि मुगल सल्तनत कितनी अंदर से खोखली हो चुकी है। बाहर सिर्फ दिखाने के लिए मुगल सल्तनत है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा खोखली हो चुकी है। आलमगीर के नेतृत्व में मुगल सल्तनत उस समय थी, प्लासी के युद्ध में। अब अंग्रेजों का विचार, जो अंग्रेजों का मूड हो गया, वो राजनीतिक अधिकार की तरफ बढ़ने लगा, कि अब हम राजनीतिक तौर पर, मतलब हम तो राजा नवाब बना ही दिए हैं। अब हम मीर जाफर को इन्होंने नवाब तो बना ही दिया था, तो अब वो राजनीतिक अधिकार में, मतलब सत्ता है उसमें हस्तक्षेप करने के मूड में आ गए। अब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला नवाब कौन बना था? मीर जाफर। ये हम देख ही लिए हैं कि मीर जाफर कैसे राजा बन चुके हैं। और यहाँ पर बंगाल की कही जाती है कि बंगाल की ये पहली क्रांति थी जो खत्म हुई। अब बंगाल के नवाब मीर जाफर बने। अब मीर जाफर को क्या हुआ कि मीर जाफर किसी के बदौलत बने हैं, मतलब किसी का इनके ऊपर एहसान है नवाब बनने में, तो अब एहसान तो चुकाना पड़ेगा। वो भी अंग्रेज हैं, मूल ब्याज सहित अंग्रेज अब पूरा चुकता करेंगे। इन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पूरा मुक्त व्यापार कर दिया जाए। तो पूरा मुक्त व्यापार मीर जाफर ने कर दिया। मीर जाफर ने, अब रॉबर्ट क्लाइव उस समय था, तो व्यक्तिगत तौर पर रॉबर्ट क्लाइव को पैसे भी दिए, और 24 परगना, इस समय जिला है वेस्ट बंगाल का, 24 परगना उस समय क्षेत्र हुआ करता था वेस्ट बंगाल का। और यहाँ की जमींदारी व्यक्तिगत तौर पर किसको दी गई? रॉबर्ट क्लाइव को दी गई। मतलब उस एहसान के बदले कि आपने हमें नवाब बनाया है, हम आपको ये व्यक्तिगत तौर पर तोहफा देते हैं। कंपनी के और कर्मचारी पीछे तो रहेंगे नहीं, उन्हें भी आ, आ, उपहार चाहिए। अब सबको एकदम उपहार की लड़ी लग गई। अब बंगाल का बेहिसाब आर्थिक दोहन शुरू हो गया। यहाँ से बंगाल का दोहन अंग्रेजों ने बेहिसाब भाई साहब शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ कि जो समाज था उस समय का, जो जन लोग थे, जन में कहा गया कि क्लाइव का, मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहने लगा, और क्लाइव को गीदड़ तक कहा जाने लगा। अब इससे क्या हुए कि जब इतना ज्यादा लुटाई शुरू हुई बंगाल की, तो अंग्रेज आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भर क्यों कहा गया है यहाँ को अंग्रेज? अंग्रेज इससे पहले भारत से सोना, कपड़ा और सब चीजों मंगाने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी मंगाते थे, क्योंकि भारत में जिस चीज की कमी होगी वही लाएंगे। तो इंग्लैंड से सोना चांदी मंगाते थे, उससे तब यहाँ पर वो निर्यात करते थे, मतलब वो सोना चांदी ला करके हिंदुस्तान में उनसे वो कपड़ा, सोना आदि खरीदते थे, और उसको फिर यूरोपीय कंट्रियों में, यूरोपीय देशों में वो निर्यात करते थे। अब ये बंगाल का धन उठा करके पूरे भारत से, सोचिए कि अब बंगाल से इन्होंने इतना धन लिया कि इन्हें इंग्लैंड से धन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहीं बंगाल से धन लेकर के और पूरे भारत पर ये निर्यात सामान खरीदने लगे, और यूरोप में निर्यात करने लगे। इतने ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए। सोचिए कि कितना लूटा गया। परिणाम प्लासी के जीत का एक और सबसे बड़ा परिणाम क्या निकला? भारतीयों की मानसिकता और कमजोरी का पता लगा। अब यहाँ से
अंग्रेज ने अपने 200 साल का सफर का जो दूरदर्शिता है, मतलब सफर का जो रास्ता है, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिए। क्या शुरू किए कि भारतीयों की मानसिकता और कमजोरी क्या थी। भारतीयों की मानसिकता और कमजोरी ये थी कि इन्होंने इस निष्कर्ष में पहुंचा कि फूट डालो और राज करो की नीति 1757 की प्लासी में इसकी नींव पड़ गई और इसको इन्होंने अग्रिम हथियार बनाया। मतलब कहीं भी ये अधिकार करने जाएंगे आगे और कहीं भी ये युद्ध करेंगे तो सबसे पहला हथियार होगा कि वहां के लोगों में फूट डाल दो और उसके बाद राज करो। ये आज के प्रोस्पेक्ट में भी आप देख सकते हैं कि कितना मतलब वैलिड है ये बात कि फूट डालो और राज करो। हम आपके बीच में भी गांव घर और आज की राजनीति के हिसाब से भी ये बहुत सटीक बैठता है। और इसी के बदौलत फूट डालो राज करो की बदौलत इन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। आगे पूरे भारत का कब्जा देखेंगे। अब बात आती है 1760 में। अब डच भी चले गए, अब अंग्रेज भी फ्रांसीसी भी चले गए। अब एक ही अकेले बचे थे ये। अब व्यापार डच और फ्रांसीसी का चल रहा था लेकिन उनका अस्तित्व नहीं रहा। अब 1760 में मीर जाफर क्या काम किया। अब मीर जाफर को इतना ज़्यादा ये लूट लिए कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया और कंपनी की मांगें अभी भी बढ़ती जा रही हैं। इसको पूरा करने में मीर जाफर हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं भाई अब हमसे नहीं होगा। अब हम असफल हैं कंपनी की मांगों को पूरा करने में। अब इन सब चीज़ों को उन्हें लगा कि नहीं मीर जाफ़र जो है ये गलत कर रहा है और इसे हमारी मांग को पूरा करनी चाहिए। अब अंग्रेज तो किंग मेकर थे ही उस समय। वो क्या डचों से संबंध बता दिया कि जो मीर जाफ़र है वो डचों से मिलने का आरोप लगा करके मीर जाफ़र को पद से हटा दिया। मतलब नवाब के पद से हटा कर एक और कठपुतली बैठाया मीर कासिम। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मीर कासिम कठपुतली बना नहीं, मीर कासिम योग हो गया। अब मजे की बात है कि जो मीर कासिम है ये दामाद है किसका, मीर जाफर का। तो परिवार तो वही है लेकिन मीर कासिम जो है वो बड़ा योग्य था और वो अंग्रेजों की बातों को मानने से इनकार कर दिया। और यहाँ इस हद तक मानने के लिए इनकार कर दिया कि उन्होंने सबसे पहले मुर्शिदाबाद को मुंगेर, मुंगेर ये भी बिहार है, मुंगेर इस समय बिहार का एक जिला है। तो मुर्शिदाबाद से बिहार में उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। इसलिए परिवर्तित किया कि जो कंपनी का प्रभाव है उस पर कम पड़े या पड़े ही ना। और उसने कई और काम किया। जब दूर हट गया तो उसने सेनाओं का सुदृढ़ीकरण किया। मतलब एक मजबूत सेना यूरोपियन तर्ज पर, मतलब अंग्रेजों के हिसाब से एक सेनाओं का निर्माण किया मीर कासिम ने। और मीर कासिम ने गन फैक्ट्री की एक स्थापना की। कहाँ? ये पहली गन फैक्ट्री थी भारत में। तो पहली गन फैक्ट्री फैक्ट्री की स्थापना मीर कासिम ने किया। कहाँ? मुंगेर में। मुंगेर कहाँ है? बिहार में। और इसने दस्तक का जो दुरुपयोग है उसको रोकने का प्रयास किया। रोक नहीं पाया पूरा, लेकिन दस्तक का जो दुरुपयोग है और हस्ताक्षर का दुरुपयोग और भारतीयों को बेच देना अधिक दामों पर, और उसने कंपनी के अलावा अपने जो व्यक्तिगत जो व्यापार थे उसको बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों को रोकने में थोड़ा बहुत कामयाब होगा, पूरा कामयाब नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार पर इसने रोक लगाया। अब भ्रष्टाचार पर तो पूरा कोई नहीं रोक लगा सकता लेकिन बेचारा कुछ तो काम किया। अब दिक्कत ये आ गई, यहाँ तक तो वो अपनी नीतियाँ लागू करता रहा, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने उसके न्यायिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया, उसको आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब न्यायिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि भाई अब तुम हमारी सत्ता जो हमारी संप्रभुता है उस पर आपने आक्रमण कर दिया। अब संप्रभुता पर प्रश्न लगना एक नवाब के लिए अच्छी बात नहीं थी। अब नवाब के लिए अच्छी बात नहीं थी तो उसने क्या काम किया कि उसने मोड़ में आया और उसने 1762 ईस्वी में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। क्रांतिकारी मतलब दस्तक को ही खत्म कर दिया। सोचिए कि जो 1717 से फर्रुख सियार के समय से ये फरमान, ये विशेषाधिकार अंग्रेजों को दिया गया था, उसको इसने खत्म कर दिया 1762 में। अब जब सारे अधिकार खत्म हो गए तो जो आंतरिक व्यापार हो रहा था भारत में, वो सभी व्यापारी एक हो गए। मतलब जो हिंदुस्तानी व्यापारी थे और जो अंग्रेज व्यापारी थे सभी बराबर, ना कोई किसी पर कर और ना किसी का विशेषाधिकार। इससे अंग्रेज एकदम क्रोधित हो गए। अब नवाब तो थे मुंगेर में, अंग्रेज थे कोलकाता में। अब अंग्रेजों ने क्या काम किया कि 1763 में औपचारिक रूप से घोषणा मीर कासिम के खिलाफ एक घोषणा कर दी। मतलब युद्ध की घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया। ऐलान जंग हो गई 1763 में। अंग्रेजों ने कहा कि अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं, नहीं तो आप नवाब के पद से हटिए। अब उन नवाबी तो छोड़ने वाला था नहीं मीर कासिम, क्योंकि वो अली वर्दी खां और मुर्शीद कुली खां की तरह योग्य था।
बंगाल के शासकों में। अब इसके बाद मीर जाफ़र इन्होंने ज़बरदस्ती, मतलब वो मीर कासिम नवाब बना रहा, उसको हटा नहीं, लेकिन अंग्रेज ने अपनी तरफ से मीर जाफ़र को फिर से बना दिया। मतलब सोचिए कि मीर जाफ़र कौन है, मीर कासिम का ही ससुर है, उसे फिर से नवाब बना दिया। नवाबी ऐसी चीज़ है कि मीर जाफ़र फिर से नवाब बन गया। अब मीर कासिम के पास ऑप्शन ही नहीं बचा। उसने युद्ध करने लायक तो इतना ज़्यादा उसके पास सेना भी नहीं थी, और युद्ध, अंग्रेजों से युद्ध, इसके लिए उसे ताकत की ज़रूरत थी। तो ये सबसे पहले कहाँ गया? अवध के नवाब के पास। शुजाउद्दौला उस समय अवध का नवाब था। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है इतिहास में। तो अवध के नवाब के पास गया तो उसने देखा कि यहाँ शरणार्थी के तौर पर शाह आलम, जो मुगलिया सल्तनत का युवराज था, वो खुद यहाँ पर शरणार्थी के तौर पर मौजूद था। अब लेकिन फिर भी इसने शुजाउद्दौला से, अब जो मीर कासिम था ये तो योग्य तो था ही, अब शुजाउद्दौला भी बहुत योग्य था। वो भी मतलब उसके पास युद्ध का तजुर्बा था, और तजुर्बा भी था, और उसके पास एक और मतलब युद्ध के कई सारे युद्ध वो लड़ चुका था। और सबसे बड़ी बात थी कि वो शासन कर चुका था अवध पे, और अवध जैसे साम्राज्य पे शासन किया था। तो इन तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से उन्होंने बक्सर के युद्ध का ऐलान किया। अब हम अगली वीडियो में 1764 का बक्सर का युद्ध देखेंगे। थैंक यू।